बेल एज अ प्रिंसिपल ट्रायल से भिन्न है। और बेल का जो मूल उसका आधार है वो ये है कि भैया देखो, ट्रायल में तुम पेश हो जाओ, गारंटी होनी चाहिए तुम पेश होगे, ताकि जब तुम्हारे ऊपर सेंटेंस हो तो तुम सेंटेंस को सफर करो। बेल का पर्पस ये है। बेल में ये नहीं सोचा जाता कि मैं तेरे को पनिश करूंगा, पनिशमेंट ट्रायल कोर्ट का मामला। हम गरीब देश हैं, हमारी आर्थिक व्यवस्था भी इतनी साउंड नहीं है। अब सडनली देखते एक बंदा क्रिमिनल है, उसने पैसा कमा लिया, तो एक वेंजेंस आती है, अरे यार इसके पास पैसा है तो उल्टा काम करता है, इसको अंदर जेल में भेजो। वो जो कोर्ट होता है बोलता है यार ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, जो आर्थिक अपराध होते हैं अलग क्लास के हैं, क्योंकि वो अलग क्लास के हैं, इस करके जो जनरल प्रिंसिपल है वो अप्लाई ना करो। तब इसमें जो एक फोबिया है जनरल पब्लिक का और एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कोर्ट की, दोनों कंबाइन होके एक प्रेजुडिस क्रिएट करते हैं। प्रोसिक्यूटर है, उसको तो बोलना है, फिगर बोलना है। एक बार प्रोसिक्यूटर ने फिगर बोल दिया तो काम खत्म हो गया। अब फिगर बोल दिया तो कोर्ट डिफेंसिव हो जाता है। अब कोर्ट डिफेंसिव हो जाता है क्योंकि ऐसी कोर्ट को कई बार एक एलिटिस्ट इंस्टीट्यूशन मांगते हैं। एलिटिस्ट इंस्टीट्यूशन क्यों मांगते हैं? देखो अंग्रेजी में बात होती है, यहाँ वकील पेश होते हैं, बहुत पैसा लेते हैं, इसके अंदर जो हमारा तरीका है, तौर तरीका है, वो ब्रिटिश से आया है, तो हमारा जो सोचने का ढंग है वो वैसे ही इसके खिलाफ है। हाई कोर्ट कई बार ऐसे बेल ऑर्डर्स को अनफेवरेबली देखता है और अजम्पशन ही होती है कि बेल मिल गई तो कुछ हैंकी पैंकी, तो कई बार जज इस करके भी नहीं देते कि ये ना कोई सोचे कि हमने घूस खाया। और आप अमाउंट को ट्रिपलाइज करेंगे, बोले देखो भैया इन्होंने अमाउंट दे दिया, पर ये अमाउंट आया कहाँ से, ये अमाउंट कैलकुलेट कैसे किया, ये अमाउंट आपको धमकाने के लिए है, ये अमाउंट असल में है जो कुछ गड़बड़ हुई है। और ज़्यादातर जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं इनके केसेस कमज़ोर होते हैं, चाहे स्पेशल स्टैट्यूट हो चाहे सीआरपीसी हो, हर एक लॉ को आर्टिकल 21 के लिमिट में रखते हैं। और आपको वही चीज़ बहस करनी है कि इसको 21 के नज़रिए से देखिए और ये जांचिए, परखिए, जो रिस्ट्रेंट है एक्सेसिव है, डिस्प्रपोर्शनेट है, प्रेजुडिस का आउटकम है कि प्लॉजिबल है। विप्लव जी, प्रॉब्लम इस मैटर में ये ऐसे केसों में ये होती है कि जैसे आप बोले आर्थिक अपराध, तो दिमाग बंद हो जाता है। दिमाग इस बंद हो जाता है तो जो आर्थिक अपराध के जो फिगर्स होते हैं, अमाउंट्स होते हैं, वो घूमने लगते हैं। और जब वो घूमने लगते हैं तो जो जज होता है और जो आम जनता होती है, अब हम गरीब देश हैं, हमारी आर्थिक व्यवस्था भी इतनी साउंड नहीं है। अब सडनली देखते एक बंदा क्रिमिनल है, उसने पैसा कमा लिया, तो एक वेंजेंस आती है, अरे यार इसके पास पैसा है तो उल्टा काम करता है, इसको अंदर जेल में भेजो। वो जो कोर्ट होता है बोलता है यार ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, जो आर्थिक अपराध होते हैं अलग क्लास के हैं, क्योंकि वो अलग क्लास के हैं, इस करके जो जनरल प्रिंसिपल है वो अप्लाई ना करो। तब इसमें जो एक फोबिया है जनरल पब्लिक का और एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कोर्ट की, दोनों कंबाइन होके एक प्रेजुडिस क्रिएट करते हैं। क्योंकि प्रेजुडिस क्रिएट करते हैं तो जब निचली अदालत में बंदा जाता है तो एक ऑपोजिशन पहले फेस करता है कि भैया ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है इसके क्रिमिनल है, इससे गलत पैसा है, कोर्ट की अंडरस्टैंडिंग ये अलग करा है। तो इस करके जो ग्रांट ऑफ बेल है जो लिबरल होनी चाहिए, मेरे हिसाब से मैं बाद में बताऊंगा क्यों लिबरल होनी चाहिए, उसके अंदर बाधा आती है क्योंकि हमारी विचारधारा गलत हो जाती है। प्रोसिक्यूटर है, उसको तो बोलना है, फिगर बोलना है। एक बार प्रोसिक्यूटर ने फिगर बोल दिया तो काम खत्म हो गया। अब फिगर बोल दिया तो कोर्ट डिफेंसिव हो जाता है। अब कोर्ट डिफेंसिव हो जाता है क्योंकि ऐसी कोर्ट को कई बार एक एलिटिस्ट इंस्टीट्यूशन मांगते हैं। एलिटिस्ट इंस्टीट्यूशन क्यों मांगते हैं? देखो अंग्रेजी में बात होती है, यहाँ वकील पेश होते हैं, बहुत पैसा लेते हैं, इसके अंदर जो हमारा तरीका है, तौर तरीका है, वो ब्रिटिश से आया है, तो हमारा जो सोचने का ढंग है वो वैसे ही इसके खिलाफ है। और उसके अंदर जब ऐसी चीज़ें बोल दी जाती हैं तो बंदा डर जाता है कि इसको बेल दूं या ना दूं। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये होती है कि हाई कोर्ट जो होता है, हाई कोर्ट कई बार ऐसे बेल ऑर्डर्स को अनफेवरेबली देखता है और अजम्पशन ही होती है कि बेल मिल गई तो कुछ हैंकी पैंकी है, तो कई बार जज इस करके भी नहीं देते कि ये ना कोई सोचे कि हमने घूस खाई, इस करके हमने बेल दे दी। तो उसकी अपना करियर को देखते हुए वो तीसरी चीज़ आ जाती है कि मतलब मैं तो अपने आप को बचा लूँ, हाई कोर्ट से बेल ले लो। इसके अंदर क्या ज़रूरत है? पहली चीज़ है हमारे विचारधारा बदलनी है कि देखो
ये बेल है। बेल एज अ प्रिंसिपल ट्रायल से भिन्न है, और बेल का जो मूल उसका आधार है वो ये है कि भैया देखो, ट्रायल में तुम पेश हो जाओ, गारंटी होनी चाहिए तुम पेश होगे, ताकि जब तुम्हारे ऊपर सेंटेंस हो तो तुम सेंटेंस को सफर करो। बेल का पर्पस ये है। बेल में ये नहीं सोचा जाता कि मैं तेरे को पनिश करूंगा, पनिशमेंट ट्रायल कोर्ट का मामला है। तो अगर बंदा अवेलेबल है और ट्रायल को डिले नहीं करेगा, एविडेंस को टैंपर नहीं करेगा, विटनेसेस को इंटिमिडेट नहीं करेगा, आएगा, रोज आएगा, बेल क्यों ना मिले? क्योंकि हमारा क्या पीनल सिस्टम बंदे को सिर्फ बेल के दौरान अंदर रखने के लिए है कि उसके ऊपर उसको कन्विक्ट या एक्विट करने के लिए? मैं एक हट के एग्जांपल देता हूं, अतीक का एग्जांपल ले लो। अब जनरली लोग बोलते गलत है, ऐसे बनना नहीं चाहिए था, पर ये भी बोलते हैं देखो पर अच्छा हुआ कि गैंगस्टर था, वो कभी लॉ के शिकंजे में नहीं आ सकता था, लॉ के शिकंजे में मार दिया। इस करके उसमें ये क्यों? ये इस करके क्योंकि हमारे को अपनी लीगल प्रोसेस पे विश्वास नहीं है। अगर हमारी लीगल प्रोसेस रोबस्ट हो तो उसके अंदर हम उस लीगल प्रोसेस पे विश्वास करके हम बोलेंगे तो कन्विक्शन हो जाएगी। अगर कन्विक्शन हो जाएगी तो ये बंदा बाहर नहीं आएगा, सजा मिल गई। अब क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ये है कि भैया कन्विक्शन तो होगी नहीं, क्योंकि कन्विक्शन होगी नहीं, क्या आप प्यूनिटिव एलिमेंट क्या करोगे? जो उनके ऊपर पेनल्टी है क्या लगाओगे? बेल में अंदर रखो। तो बेल में अंदर रखने का तरीका ये एक अजम्पशन है कि जो हमारा पीनल सिस्टम है इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि उसको इवेंचुअली सजा नहीं होगी, क्योंकि सजा नहीं होगी पर हम जानते हैं इससे गड़बड़ की, इसको अभी अंदर रखो। ये पूरी बेल सिस्टम का ही उल्लंघन है, क्योंकि इसके अंदर जो मेथड ऑफ इसको देखने का जो तरीका है, बेल में जो होना चाहिए वो हटके हो जाता है, और बेल पनिशमेंट के पर्पसेस के लिए हो जाती है। ये तो मैं बोलूंगा नहीं कि प्रभाव बिल्कुल नहीं है, प्रभाव होता है। आप जजेस एक सिस्टम के पार्ट हैं, और अपने जजमेंट्स के से ही लोग, जनता से बातचीत होती है, और हर एक जज को ये आइडिया है कि जो वो ऑर्डर पास कर रहा है उसका कोई इम्पैक्ट होगा। और ह्यूमन बीइंग्स हैं सब, और क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स हैं, उस डर के ऊपर जाकर प्यूरी मेरिट्स के ऊपर देखना ये एक मुश्किल काम होता है। जज का टेस्ट होता है कि इस जो फियर है, इसको फियर को इग्नोर नहीं करे, इसको ध्यान में रखे, क्योंकि इफेक्ट क्या होगा बड़ा एक रेलेवेंट कंसिडरेशन है। क्योंकि लॉ ऑर्डर्स, जो लॉ में ऑर्डर पास होते हैं वो सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। आप बेल देंगे, बंदा छूट के जाएगा, एक मैसेज जाएगा। अब मैसेज जाएगा कि भैया बंदे ने गड़बड़ करी, वो बाहर आ गया। अब वो जज उस चीज का ध्यान रखेगा। अब क्योंकि जज तो बात कर नहीं सकते हैं, जैसे आजकल बोलते हैं कि जैसे लॉ मिनिस्टर बोलता है कि देखो तुम बताते क्यों नहीं हो कि तुमने कोलिजियम में क्या बोला। अब जज वापस जवाब नहीं दे सकता, तो जजों ने क्या किया? जजों ने बोला हम जो कोलिजियम में लिखा है हम अखबार को दे देते हैं। अब अखबार को जब दे दिया तो लॉ मिनिस्टर बोले अखबार में क्यों दिया? आप बात समझ रहे हैं? तो अब ये जज तो अब कम्युनिकेट करेंगे अपने ऑर्डर्स के थ्रू, तो उनको ये लगता है कि भैया गलत फहमी ना हो जाए कि हमने ये कि एक बंदे को छोड़ दिया, हमने इस बंदे को छोड़ दिया, गलत फहमी ना हो जाए, ये कंसिडरेशन रहती है। बट टू अ लार्ज एक्सटेंट ये डोमिनेंट कंसिडरेशन नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो लीगल सिस्टम है उसमें द ट्रायल कोर्ट में पूरा जो फ्रीडम होना चाहिए जज को, वो मेरे हिसाब से अवेलेबल नहीं है, क्योंकि भय में रहते हैं ट्रायल कोर्ट में। जो ऑर्डर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं आना चाहिए, पहले बार ही डिस्पोज होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। अगर अमाउंट आ गया है तो अमाउंट से भाग नहीं सकते, तो आप अमाउंट को डील करेंगे और आप अमाउंट को ट्रिवलाइज करेंगे। बोले देखो भैया इन्होंने अमाउंट दे दिया, पर ये अमाउंट आया कहाँ से, ये अमाउंट कैलकुलेट कैसे किया, ये अमाउंट आपको धमकाने के लिए है, ये अमाउंट असल में है जो कुछ गड़बड़ हुई है। और ज़्यादातर जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं इनके केसेस कमज़ोर होते हैं, क्योंकि ये फिगर्स में डील करते हैं, और बेल के टाइम जो इनका मटेरियल होता है ये मटेरियल कन्विंसिंग नहीं होता। तो आपको अमाउंट से भागना नहीं, आपको अमाउंट को शिकंजे में लेना है और बोलना ये अमाउंट है, ये बताओ बनता ही नहीं है, ये अमाउंट आपने जो किया है, जो चाहे कंप्लेंट हो चाहे चार्जशीट हो, उसको देखकर बोलना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर लिंकेजेस कई बार नहीं होते और इधर उधर के अमाउंट साथ जोड़ देते हैं।
कॉन्स्पिरेसी का यूज़ करते हैं, कॉन्स्पिरेटर्स को आइडेंटिफाई नहीं करते, तो आपको उसे तोड़ना होगा, आपको उसे बताना होगा कि लिंकेज नहीं है, ये एक एक्सट्रेनियस एलिमेंट को साथ कंबाइन किया है, ये इस वहाँ लिंकेज की गई है जिसके साथ मेरा कोई मेल नहीं है, और एक प्रेजुडिस का एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है, प्रेजुडिस का एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए ताकि मुझे बेल ना मिले। और ये अमाउंट कुछ भी हो, जो मूल इशू आता है उसके अंदर ये होता है कि भैया अगर आप अमाउंट की बात करोगे तो आप उसको पनिश कर रहे हो शुरू में, तो अमाउंट कुछ भी हो, प्रिंसिपल ऑफ बेल कॉमन रहेगा, एफआईआर वही प्रिंसिपल होगा। ऐसा आपको अमाउंट को डील करना है, मोटिव को अटैक करना है, केस की खामियों पे कॉन्सेंट्रेट करना है, कॉन्स्पिरेटोरियल डिजाइन को तोड़ना है, लिंकेजेस को हटाना है, और आपको एक प्लॉजिबल, आपको ये नहीं आपको 100% आप बेल में है, आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं करना, आपको प्लॉजिबल केस करना है जो बनता हो, जो बन सकता हो, जो अभी इंसिपिएंट हो, अभी बच्चा ही, अभी पूरी तरह उभरा नहीं है, पर अगर आप एक एलिमेंट डाल दें उसके अंदर, आप बोल दें कि हाँ मेरा डिफेंस है और मेरा डिफेंस एक सब्सटैंशियल डिफेंस है, तो उसके अंदर लॉ कहता है कि अगर बंदे का डिफेंस है, उसके डिफेंस का राइट बेहतर एक्सरसाइज होगा जब वो जेल के बाहर हो। अगर मैं जेल के अंदर हूं, मैं डिफेंड कैसे करूंगा? तो आर्टिकल 21 की जो गारंटी है वो तो गलत होगी। आर्टिकल 21 तो मुझे लिबर्टी देता है, और लिबर्टी जो देता है तो उसके अंदर जो मेरे ऊपर लिमिटेशंस है वो एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए। तो अगर मेरा केस बन रहा है कि मैं बाहर रह सकता हूं और मुझे बाहर रखने के बजाय मुझे अंदर भेज देते हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है। मेरे 21 की उल्लंघन हो गई, क्योंकि वो हो गया, मेरा राइट डिप्राइव हो गया। चाहे स्पेशल स्टैट्यूट हो चाहे सीआरपीसी हो, हर एक लॉ को आर्टिकल 21 के लिमिट में रखना, और आपको वही चीज बहस करनी है कि इसको 21 के नजरिए से देखिए और ये जांचिए, परखिए जो रिस्ट्रेंट है एक्सेसिव है, डिस्प्रपोर्शनेट है, प्रेजुडिस का आउटकम है कि प्लॉजिबल है। और अगर प्लॉजिबल हो भी, पहले तो आप बोलेंगे प्लॉजिबल नहीं है, अगर प्लॉजिबल हो भी तो बोलेंगे भैया आप मुझे पनिश नहीं कर सकते, अभी मैं बोल रहा हूं मैं आने को राजी हूं, आप मुझे बताओ मुझे ये बेल की प्रिविलेज क्यों नहीं मिले, ओनस आप प्रोसिक्यूशन पे डालो। अब प्रॉब्लम आती है इन मामलों में, कई बार स्पेशल स्टैट्यूट्स के अंदर वो ट्विन कंडीशंस होती हैं, उसको बोलते हैं भैया केस नहीं बनना चाहिए, ये केस नहीं बनना चाहिए, या बोलते हैं कि भैया जब प्रोसिक्यूटर वो करेगा तो केस। यहां जो बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है, ये हमने पार्शियली लिफ्ट किया है फॉरेन लॉ से। वहां सिस्टम क्या है, प्री ट्रायल इंक्वायरी होती है, प्री ट्रायल इंक्वायरी के बाद एक सब्सटैंशियल एविडेंस आता है, उस सब्सटैंशियल एविडेंस के बेसिस के ऊपर आप अज्यूम करते हो कि बंदे को छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए। हमने वो प्री ट्रायल इंक्वायरी को तो बाहर कर दिया, और हमने एक सब्जेक्टिव ओपिनियन को टेस्ट बना दिया। अब सब्जेक्टिव ओपिनियन को टेस्ट बना देंगे तो किस नॉर्म से, किस स्टैंडर्ड से आप उसको चेक करेंगे? तो अब वो कंप्लीट अनब्राइडल्ड डिस्क्रेशन हो जाती है, प्रोसिक्यूटर का बोलना और कोर्ट का उसका परखना विदाउट अ नॉर्म। जब कहीं आपको इसी करके आपने बोला ना अलग अलग तरह के ऑर्डर्स हैं, अलग अलग ऑर्डर्स क्यों होते हैं? कहीं जज को लगता है दे देता हूं, कहीं लगता है नहीं दे देता। अब वो जहां मिल रही है क्यों, और जहां रिजेक्ट हो रही है क्यों, इसका कोई आधार नहीं है, आधार नहीं है, एक सब्जेक्टिव ओपिनियन से है। आप इससे मैं ये नहीं बोलूंगा प्रो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है, प्लीज एक अजम्पशन है कि अगर बंदे के खिलाफ एक्यूजेशन है तो उससे कुछ गड़बड़ तो की हो, तो क्योंकि गड़बड़ की होगी, ये इससे आप शुरुआत करते हैं। अब जब मन में है कि इसने गड़बड़ की है तो नेचुरल रिएक्शन होती है भैया इसको साइंस से छोड़ना नहीं। अब वो जो मैंने पहले आपको बोला कि भैया कन्विक्शन तो होगी नहीं, तो आप जिसे बोल रहे हैं कि उनके फेवर में है, वो एक जो एनवायरनमेंट, एक एडवर्स एनवायरनमेंट का कॉन्सिक्वेंस है। हमारा एडवर्स एनवायरनमेंट, मैं हमेशा बोलता हूँ ये इंस्टीट्यूशनल फेलियर है हमारा, कि हम एक्विटल या कन्विक्शन टाइम बाउंड मैनर में नहीं कराते। वो लॉ की एफिकेसी उसके सैंक्शन में है, और अगर सैंक्शन ही नहीं आएगी तो एफिकेसी नहीं रहेगी। इस करके कोर्ट को पर फोर्स, जैसे मैंने बोला हर एक ऑर्डर का कॉन्सिक्वेंस होता है, कोर्ट को पर फोर्स अपनी डिस्क्रेशन मॉडिफाई करनी पड़ती है देखने के लिए कि किसको उस समय छोड़ा जाए या नहीं छोड़ा जाए, क्योंकि एक डेटरेंट, लॉ में डेटरेंस भी होती है, तो डेटरेंट इफेक्ट को मिनिमाइज ना किया जाए, इस करके लोग बोलते हैं बेल ना। ये नहीं कि वो प्रो प्रोसिक्यूशन है, वो जानते हैं कि सिस्टम के अंदर हम आसानी से छोड़ दें, कन्विक्शन होगी नहीं, बेल पे पहले छूट जाएगा, तो बंदे तो बेइंतहा गड़बड़ करेंगे। अब ये बेसिकली अगर आप एनालिसिस करोगे साइकोलॉजी का, ये चीज होती है। अब इसको टैकल करना है, इसको टैकल करने में वहां वकील की इंटेलिजेंस आती है।
आप आपको इसी चीज को कन्फ्रंट करना है कि देखो आपके दिमाग में ये चल रहा है, अब आपके दिमाग में ये चल रहा है, ये आपको गलत डायरेक्शन में लेकर जा रहा है, क्योंकि मैं वो कैटेगरी का बंदा नहीं हूं। आपको अपनी कैटेगरी बदलनी है, क्योंकि जिस कैटेगरी का सोच के कोर्ट जो डील करता है, आपको उस कैटेगरी को बदलना है। अब वहां वकील आपका केस और आप आते हैं कि आप किस तरीके से बोले कि देखो आप जो, जैसे लॉजिक में स्ट्रॉ मैन आर्गुमेंट होता है, ये पॉलिटिशियंस वगैरह सारे करते हैं। आप एक बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी बात छोड़ देते हैं, तीसरे बंदे की बात कर लेते हैं, तो वो गंदा आदमी है, और क्योंकि वो गंदा आदमी है उसका कॉन्सिक्वेंस इस बंदे के आ जाते हैं। तो आपको उसका रिवर्स करना है, आपको बोलना है कि देखो आपके दिमाग में ये है, पर जो आपके दिमाग में भैया मुझे नहीं अप्लाई करता, क्योंकि मैं एक अलग किस्म का बंदा हूं और मेरे को जो गलत इस पे शिकंजे में करा है, आप मेरा बैकग्राउंड नहीं चेक करेंगे, आप मेरी बाकी चीजें नहीं देखेंगे, आप इस केस को देखेंगे। क्योंकि कई बार क्या देखते हैं, वो बंदा कौन है, अब वो बंदे का बैकग्राउंड क्या है, और बैकग्राउंड की कई बार रेलेवेंस होती है, पर बैकग्राउंड इज नॉट डिसाइसिव। अगर बैकग्राउंड के बेसिस पे कर देंगे तो बंदे को कोई जस्टिस नहीं मिलेगी। तो यू हैव टू शिफ्ट द फोकस फ्रॉम एन आर्चटाइपल गलत आदमी टू एन ऑर्डिनरी पर्सन हु इज रॉन्गली अक्यूज्ड। लॉ सिर्फ वकालत नहीं, लॉ में साइकोलॉजी बहुत है। लॉ में कोर्ट परफॉर्मेंस, माइंड गेम्स, स्ट्रैटेजाइजिंग बहुत ज़रूरी है। ये कोर्ट क्राफ्ट होता है। अब आप प्रिंसिपल जानते हैं, पर प्रिंसिपल्स एक सिस्टम के अंदर ऑपरेट करते हैं। जब तक आप सिस्टम को नहीं समझेंगे तो आप प्रिंसिपल्स को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको सिस्टम और प्रिंसिपल्स को इकट्ठे चला के उसको उस केस के साथ जोड़ना है, और उसके अंदर आप वकील का दिमाग आता है कि इसे किस तरीके से उसे लिंक करें, और वो लिंकेज में आपको एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग में क्रिमिनल है, उससे आपको हटना है कि बोले कॉमन अंडरस्टैंडिंग का वो क्रिमिनल मैं नहीं हूं, ये सिस्टम उस क्रिमिनल के लिए है, और आप करो उसको, पर मेरे को वहां मत डालो। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।